चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन और ध्यान से समझेंगे। क्या देखिएगा, हमने अभी तक बात कर लिया है जी रिस्क मैनेजमेंट, मैंने लास्ट आपसे डिस्कस किया था एंड उसके बाद में डिस्कस किया था बेनिफिट्स एडवांटेजेस। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया है कि एग्जाम में आएगा, और आएगा मतलब मैं कह रहा हूँ उसका मतलब आएगा ही ऐसा नहीं होता है, लेकिन आएगा मतलब प्रोबेबिलिटी रखता है। और आपको मैं वो क्वेश्चंस बताने की कोशिश कर रहा हूं जो प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं एग्जाम के लिए, तो थोड़ा और ज्यादा ध्यान दीजिएगा उन पे। अगर वो थोड़ा बहुत कच्चा पक्का है तो उसे प्रॉपर प्रिपेयर कीजिएगा। ऑलराइट, अभी आगे का स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। आपने रिस्क समझ लिया कि रिस्क ये होता है और किस तरह से याद रखिएगा उसे मैनेज कर सकते हैं, बट इसके लिए प्रॉपर स्टेप फॉलो करने होंगे। ध्यान सुनिएगा, पूरा ध्यान सुनिएगा, स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपको रिस्क को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आज के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं किसका, रिस्क आइडेंटिफिकेशन। रिस्क आइडेंटिफाई हो जाएगा, उसके बाद में क्या होगा, एनालिसिस होगा, ठीक है। अब खैर मैं आपको एक बार पहले पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, लेकिन मैं स्पेशली उस बारे में बात करूंगा कि रिस्क को अगर आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है ना, तभी आगे का स्टेप होगा। पहले तो आपको पता क्या होना चाहिए कि रिस्क बेसिकली आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्क है क्या, और उसका और रिस्क जब हम आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तो हम बात कर रहे थे सोर्स, ओरिजिन, रिस्क कहां से शुरू हो रहा है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो रिस्क डिफरेंट होगा। जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन का वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम कंपनी की बात कर रहे हैं स्पेशली क्योंकि हमारे टॉपिक के अंदर रिलेवेंट है। वैसे रिस्क याद रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, बट हम यहाँ डिस्कस करना चाह रहे हैं एग्जाम्पल के फॉर्म से अगर देखें तो जस्ट थिंक अबाउट इट कि कंपनी है और कंपनी जो बिजनेस कर रही है उसमें उसके लिए क्या रिस्क है। अब कंपनी भी जो होगा बेटा याद रखिएगा वो प्रोजेक्ट बनाती है। प्रोजेक्ट का मतलब समझ रहे हैं ना, प्रोजेक्ट का मतलब है फॉर एग्जाम्पल कंपनी का एक्सपांशन, बिजनेस एक्सपांशन उसका प्रोजेक्ट है, या न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स ओपन करना उसका भी ऑब्जेक्ट है। वो उसने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है, प्रोजेक्ट है, ठीक है, कि नया हम 10 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स ओपन करेंगे। या ये भी हो सकता है कि नई एक्सटेंशन होगी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की, या ऐसा हो सकता है कि मार्केटिंग कैंपेन्स करना चाह रही हो। सो जो भी प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के लिए याद रखिएगा उस प्रोजेक्ट में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। जैसे प्रोजेक्ट क्या हो गया, एक्सपांशन ऑफ बिजनेस बाय ओपनिंग न्यू ब्रांचेस, ठीक है। तो अब नया बिजनेस ब्रांचेस को नया बढ़ाना, एक्सटेंशन करना है, ब्रांचेस बढ़ानी है, तो ये उसका टारगेट है फॉर 5 इयर्स का। तो 5 साल का ये प्रोजेक्ट है उसका कि वो अपने नई ब्रांचेस ओपन करेगी। और भी हो सकता है, क्या हो सकता है प्रोजेक्ट कि कस्टमर, नंबर ऑफ कस्टमर इंक्रीज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी का भी मार्केट सेगमेंट समझते हैं ना, कि जैसे मान लीजिएगा एग्जांपल में ऑटोमोबाइल कंपनी है, उसके अंदर मारुति का 20% सेगमेंट, मतलब 20% मार्केट किसका है, मार्केट शेयर मारुति का हो गया ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर। और भी डिफरेंट कंपनीज हैं, उनका भी है। अब मारुति का टारगेट है कि नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर हम चाहते हैं कि हमारा जो मार्केट शेयर है 20% से बढ़कर 30, 35 या 40%, जो भी वो डिसाइड करना चाहें। तो उन्होंने अपने आप को एक प्रोजेक्ट दे दिया कि नेक्स्ट 5 इयर्स में हम 40% मार्केट अपना शेयर बनाएंगे इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अब क्या होगा, इस प्रोजेक्ट को अचीव करने के लिए कई सारे याद रखिएगा स्टम्बलिंग ब्लॉक्स आएंगे। स्टम्बलिंग ब्लॉक्स मतलब रिस्क आएगा, और इस रिस्क को किस तरह से वो डील करेंगे उसके लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया जाए। और इस रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले रिस्क का ओरिजिन देखना होगा। जैसे अगर 5 साल के अंदर मारुति को अपना मार्केट शेयर 20 से 40% लेके जाना है, मैं मार्केट शेयर फिर बता दूं अपने कस्टमर बेस को लेके कह रहा है, ठीक है। तो जब हम बोल रहे हैं इंडस्ट्री वाइज, वो चाहती है कि अब उसके जो कस्टमर्स हैं 20 से 40% ऑटोमोबाइल के अंदर, ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर 40% कस्टमर कम से कम उसका हो नेक्स्ट 5 ईयर में। तो ये प्रोजेक्ट के अंदर क्या रिस्क हो सकता है इसे कैरी करने के लिए, तो वो पोटेंशियल रिस्क फाइंड आउट करेंगे क्या क्या हो सकता है। जैसे नया टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो सकता है, नए टेक्नोलॉजी चेंज के अंदर क्या हो सकता है उस कंपनी के लिए कि नया इंजन इन्वेंट हो रहा हो, और हो भी रहा है कई जगह, किसी में देखते हैं ना इलेक्ट्रिक डीजल के प्राइसेस पे इंपैक्ट, फ्यूल सेगमेंट में कौन सा डिसाइड कर रही हैं वो, पेट्रोल वर्जन बनाएंगी, डीजल वर्जन बनाएंगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने चाहती हैं, मार्केट में क्या होने वाला है उससे रिलेटेड। तो ये पोटेंशियल रिस्क हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। प्राइसेस, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या होगा, कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, क्या कोई इंटरनेशनल लेवल पर कोई कॉम्पिटिटर है जो यहाँ अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है, या अगर देखा जाए इनकम स्लैब क्या रहेगा, बैंकिंग की तरफ से क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं कस्टमर्स को, जो वो इजीली उन्हें लोन अवेलेबल हो जाए कार खरीदने के लिए, ऑटोमोबाइल्स के लिए। तो ये क्या हो रहा है, प्रोबेबल रिस्क देख रहे हैं। फिर किस तरह से एक्सपांशन करेगी, उनके कस्टमर टारगेट ऑडियंस कौन है, मतलब फॉर एग्जांपल कंपनी कौन सी कार बना रही है जो बजटेड कार है, फॉर एग्जांपल 10 लाख 15 लाख तक कार है जो कि मोस्ट ऑफ द पर्सन उसको अफोर्ड कर सकें, या उसका सेगमेंट डिफरेंट है, वो ऐसी कार बनाएगी जिसकी प्राइसेस
पॉलिसी अगर मान लीजिएगा 50 लाख से स्टार्ट होती है तो हर किसी के लिए नहीं है। सो दीज आर द एग्जांपल्स कि वो सारे फैक्टर्स को कंसीडर करेगी और उनमें रिस्क फाइंड आउट करेगी। जैसे अभी हम हमारे टॉपिक में चलते हैं और हम आपको कुछ वर्ड्स बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ICSI ने सोचा है क्या कि मॉड्यूल में कम से कम एग्जाम्पल दो। बच्चा सर खुजा खुजा के खुद सोचेगा कि क्या होना चाहिए एग्जाम्पल, नहीं हम मैं तो बताऊंगा ये आपको, ऑफ कोर्स बेटा। आइए सीखते हैं, ठीक है, समझते हैं बेटा। मैं लॉ के अलावा ना, लॉ एक्सपर्टी के अलावा मैनेजमेंट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोर्स उसमें मैंने अपना एक्सपर्टी किया हुआ है। सो नॉट टू वरी अबाउट इट, एग्जाम्पल्स बहुत चाहेंगे। आइए समझते हैं बेटा, मेरे अकेले होने से वरी नहीं करना है, आपको पढ़ना भी सीखना भी है। आओ देखो ध्यान दो, आ जाओ। नाउ रिस्क आइडेंटिफिकेशन, द फर्स्ट स्टेप इज इन रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, द फर्स्ट स्टेप इज रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड द रिस्क एनालिसिस। आफ्टरवर्ड वंस यू हैव फाइंड आउट द रिस्क, आपको पता लग गया कि हाँ रिस्क ये पोटेंशियल रिस्क है, देन एनालिसिस करेंगे एंड रिस्क असेसमेंट एंड फाइनली हैंडलिंग ऑफ रिस्क, जिसे बोलते हैं एक्शन। एक एक के स्टेप पे जाएंगे, जल्दबाजी में यहाँ कोई घसीट वसीट नहीं कटेगा, सिर्फ ध्यान से समझेंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। रिस्क आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहला स्टेप क्या है यहाँ पर, रिस्क आइडेंटिफिकेशन। वन मोर टाइम, रिस्क आइडेंटिफिकेशन। तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन क्या है, इज द फर्स्ट स्टेज। मॉड्यूल के साथ रख के अपने ओपन रखिएगा, आप लोग ऑनलाइन देख रहे हैं जो अपना मॉड्यूल ओपन रखिएगा। कह रहा है फर्स्ट स्टेज, क्या कह रहा है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट स्टेज रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। तो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी की सबसे पहले स्टेज क्या है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड द ओरिजिन द रिस्क इज आइडेंटिफाइड। तो कह रहे हैं यही से हमें पता लगेगा क्या कि रिस्क क्या है। रिस्क फॉर एग्जांपल, अ रिस्क मे बी ड्यू टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ हैजर्डस रॉ मटेरियल टू द फैक्ट्री, सो द सोर्स ऑफ द रिस्क इज ओरिजिन एट मोस्ट इंपॉर्टेंट। फ्रॉम दिस पॉइंट द जनरली स्टार्ट टू द मैनेज द रिस्क। अभी अच्छा ये अगर एक और भी पॉइंट से देखिएगा, अगर आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं तो जहां से वो रॉ मटेरियल, याद देखिएगा, जिस भी ट्रांसपोर्ट के थ्रू आ रहा है, जहां से स्टार्ट हुआ है और जहां आपके पास आने तक भी, तो उसमें रिस्क है। मान लीजिएगा ऐसा ना करे कभी, ऐसा हो, ऐसा होता ही है, ट्रेजेडी किसी के कहने से नहीं रुकती है, पर मान लीजिएगा एक इंसान रॉ मटेरियल ऑर्डर किया है और रॉ मटेरियल क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट थ्रू आ रहा है, कहीं एक्सीडेंट हो गया, सब डिस्ट्रॉय हो गया, तो ऐसा रिस्क आपको पता लग गया कि हाँ उस पॉइंट से जहां से वो डिस्पैच हो रहा है और डिलीवरी तक का रिस्क इन्वॉल्व है, तो क्या किया जाएगा, प्रोटेक्शन बाय टेकिंग इंश्योरेंस। ये पता लग गया ना आपको इनिशियल स्टेज पे ही, ठीक है। और देखेंगे बहुत सारे एग्जांपल समझाऊंगा। बाय आइडेंटिफिकेशन, बाय रिस्क आइडेंटिफिकेशन, ध्यान से वर्ड याद रखना, बाय रिस्क आइडेंटिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू स्टडी द एक्टिविटीज एंड द प्लेसेस वेयर इट रिसोर्सेज आर प्लेस्ड टू रिस्क। अब उसी के अकॉर्डिंग तो हम अप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा लगा कि अगर कंपनी ना स्टॉक मंगा लिया, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, आप लोग भी स्टॉक परचेज कर लिया। अब रॉ मटेरियल जो परचेज किया है, एज्यूम कीजिएगा उसका कीमत है 10 करोड़, 10 करोड़, और वो कंपनी के गोडाउन में रखा हुआ है। अब एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे डेटा ना कि यहाँ सबसे बड़ा रिस्क क्या हो सकता है, फायर और थेफ्ट, ठीक है, अज्यूम कीजिएगा थेफ्ट, ठीक है, इवन गबन भी तो हो जाता है ना, एम्प्लॉय लोग ही फ्रॉड कर देता है, तो ये रिस्क आपको प्रोबेबिलिटी पता लग गई, ठीक है। आप दोनों सुनिएगा ध्यान से, क्या किया हमने, 10 करोड़ का स्टॉक है गोडाउन में, हमने सोचा चोरी से इसका खतरा हो सकता है या कोई हमने अज्यूम किया कि फ्रॉड कर सकता है एम्प्लॉय लोग, तो हमने क्या करा, फ्रॉड को रोकने के लिए ऐसा किया कि एक्सेसिवली बहुत ज्यादा हमने इस पे सिक्योरिटी लगा दी कि भैया कोई भी किसी तरह का फ्रॉड नहीं हो। तो ये बहुत ही डिटेल्ड, याद रखिएगा, प्रोसेस के बाद ही रॉ मटेरियल यहां से फिनिश गुड के लिए दिया जाएगा। बहुत डिटेल्ड प्रोसेस के बाद ही, मतलब एक डिपार्टमेंट वेरीफाई करेगा, फिर हेडक्वार्टर में इसकी रिपोर्ट भेजेगा, वहां से सेंक्शन मिलेगी, फिर अब जस्ट थिंक अबाउट इट, बहुत ध्यान सुनना। अब इतना अगर रॉबस्ट तरीका है, बट ध्यान से देखा जाए, यहां लग गया आग और आपने फायर इंश्योरेंस ले नहीं रखा है, तो आप ध्यान से देख रहे हैं कि आपने सही जगह अपने रिसोर्सेज को प्लेस किया नहीं, तो कंपनी देखेगा कि रिस्क पहले आइडेंटिफाई हो जाएगा। जब वो रिस्क प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई हो पाएगा, उसी के अकॉर्डिंग कंपनी अपने रिसोर्सेज को अलोकेट करेगी।
उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे पहली यहाँ नीड क्या बनती है, फायर इंश्योरेंस लेना जरूरी है। फिर याद रखिएगा इंश्योरेंस ऑल्सो मस्ट कवर व्हाट, थेफ्ट, इसका भी प्रोविजन हो। अब इंश्योरेंस ये तो होगा नहीं कि फ्रॉड हो गया तो उसके लिए भी इंश्योरेंस ले रखे हैं आपने, ठीक है। तो क्या करना होगा कि अब आपका नेक्स्ट स्टेप आता है कि फ्रॉड को रोका कैसे जाएगा, उसके लिए आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एस्टैब्लिश करेंगे, वो मैं आगे समझाता हूं। तो पहले हमको क्या करना है ये देखना है, ध्यान से देखो कि लैंग्वेज हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रही है। Risk identification, the organization is able to study the activities and places, ध्यान सुनना वर्ड है places, where its resources are placed to risk, ठीक है। रिस्क को कैसे कंट्रोल करने के लिए वहां अपना पैसा लगाए या जो भी एक्टिविटी करेगी वो। करेक्ट रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंश्योर इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट। करंट आइडेंटिफिकेशन याद रखिएगा, करेक्ट रिस्क आइडेंटिफिकेशन, इसको हटा दो ना, फिर दिक्कत क्या आ रही है तो। हाँ देखिए, करेक्ट रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंश्योर effective risk management. If risk managers do not succeed in identifying all possible losses or gains that challenge the organization, then these non-identified risks will become a non-manageable. एंड ये अगर स्थिति आ जाएगा, सिचुएशन ये होगा कि अगर आप रिस्क को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, फिर समझिएगा अगर रिस्क को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो अल्टीमेटली देखो यहाँ पे हाईलाइट करो, ऑर्गेनाइजेशन लॉसेस और गेन्स चैलेंजेस दैट ऑर्गेनाइजेशन, देन दीज नॉन आइडेंटिफाइड रिस्क विल बिकम नॉन मैनेजेबल। और जो चीज अब देखो समझो, अगर आप रिस्क आइडेंटिफाई नहीं कर पाए अल्टीमेटली क्या होगा, नॉन मैनेजेबल, और जिन्हें आप मैनेज ही नहीं कर पाएंगे तो अल्टीमेटली कंपनी को कंटिन्यूअसली लॉसेस होते रहेंगे। The first task of the risk management is to classify the corporate risk according to their different types. Of course, जिस तरीके का corporate होगा उसी के अकॉर्डिंग आप उसका risk find out करेंगे। The first step in organizing the implementation of risk management function is to establish the crucial observation areas inside and outside and the corporations. अब ध्यान सुनना, crucial area, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे मैंने बोला अगर एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में है तो उसको अपने फायर सेफ्टी इंश्योरेंस लेना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिएगा एक कंपनी लाइक इंश्योरेंस कंपनी है तो उसको ये देखना होगा कि जो वो प्रोटेक्शन दे रही है, इंश्योरेंस क्लेम्स के लिए प्रोटेक्शन दे रही है, उसके जो क्लेम्स वेरीफाई कर रहे हैं वो अपने क्लाइंट्स को प्रॉपर्ली एग्जामिन करके ही इंश्योरेंस दे। बैंकिंग कंपनी को ध्यान रखना होगा अपनी नॉलेज में क्या क्रेडिट फैसिलिटीज जो प्रोवाइड कर रही है तो उसके लिए रिस्क है कि एनपीए, तो कस्टमर्स के लिए प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करें। तो कोर रिस्क क्या होगा वही आपको पहले आइडेंटिफाई करना है अपनी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, ठीक है। फर्दर कहता है डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉइज मस्ट बी असाइन्ड विद रिस्पांसिबिलिटी टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक रिस्क। और फिर ये क्या होना चाहिए, डिपार्टमेंट वाइज, जैसे यूजुअली इंश्योरेंस कंपनीज में क्या होता है, रिस्क कमिटीज होती हैं, बैंकिंग में भी रिस्क कमिटीज होती हैं। इनका काम क्या होता है, रिस्क को टाइम टाइम एनालिसिस करना, एग्जाम आइडेंटिफाई करना, एनालिसिस करना, क्लियर हो रहा है, असेसमेंट करना एंड हैंडल करना। तो यहाँ आपको क्या करना होगा, डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉइज को ड्यूटी कास्ट करनी होगी। अब बात पकड़ में आ रहा है, आगे देखते हैं। देखो, रिजल्ट ऑफ रिस्क आइडेंटिफिकेशन आर नॉर्मली डॉक्यूमेंटेड इन अ रिस्क रजिस्टर। अब देखो क्या होता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस राइज हुए। जैसे फॉर एग्जांपल एक बैंकिंग कंपनी ने, जैसे हमारे को याद होगा ना, हम लोग पढ़े थे इस बात को भी, मान लीजिएगा यस बैंक का केस देख लेते हैं। एक्सेसिव उन्होंने क्रेडिट कर दिया, ठीक है, जिम के उन्होंने लैंडिंग्स करी, ठीक है। अच्छा, अब लेटर ऑन क्या हुआ, मार्केट में कोई बड़ा चेंज आ गया। एक चलिए एग्जांपल समझते हैं ना, जिसके अंदर केसेस सही, तो क्या इंपैक्ट होगा, क्रेडिट रिस्क बढ़ गया, क्रेडिट रिस्क बढ़ गया और उसके लिए क्या हो रहा है, एनपीए बढ़ रहा है। अब क्या कर रहा है, ये सब चीजें डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेड होगी, जैसे डॉक्यूमेंटेड होगी, ऑन रिकॉर्ड होगी, तो आपको क्या रहेगा आगे फ्यूचर में इस तरह के रिस्क को किस तरह से हैंडल करना है आप अवेयर रहेंगे, ठीक है। देखो, results of risk identification are normally documented in risk register, which includes a list of identified risks along with their sources, potential risk response, and risk categories. This information is used for risk analysis, which in turn will support a creating risk responses. Responses मतलब action. Identified risk can also be represented in a risk breakdown structure, like hierarchical structure used to categorize potential project risk by its sources. क्या हो रहा है सो अब यहां सर ये पैराग्राफ कैसे याद करेंगे। अच्छा देखो, रट्टा नहीं मारना है, फिर समझना, ये कॉन्सेप्ट को समझना है, रट्टा मार के एज इट इज लाइन में लिखना है। आप आई होप खुद एक एग्जाम्पल से समझ रहे होंगे कि रिस्क आइडेंटिफिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क
इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहला यही चीज समझना जरूरी होता है कि आपको रिस्क पता होना चाहिए। आप अगर यही नहीं जान सकते कि रिस्क है क्या आपके लिए, आप एक स्टूडेंट के लिए रिस्क क्या होगा कि एग्जाम में एग्जाम करने से पहले, एग्जाम का टाइम करने से पहले क्या प्रिपरेशन अच्छे से होना चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए, एप्लीकेबल अमेंडमेंट्स पता होने चाहिए। आपने मान लीजिए कि एप्लीकेबल अमेंडमेंट्स पढ़े ही नहीं, या आपको लगता है कि पर्टिकुलर चैप्टर जो कि आपका वीक है और जो कि एग्जाम में बहुत प्रोबेबल है, आपने उस पर प्रैक्टिस करना चाहिए। क्या हो रहा है, तो ये आपने क्या कर रहे हो, एग्जाम में क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं। क्लियर, फिर पता लगा कि हाँ ये हो सकता है, तो क्या करोगे, एनालिसिस करोगे, एंड फाइनली देन एसेस करोगे और फिर उसके ऊपर काम करोगे। ठीक है, वही हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अब लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिस्क आइडेंटिफिकेशन। ऑब्जेक्टिव ध्यान से देखना, यहां से और क्लियर हो जाएगा। रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस टू इंश्योर दैट ऑल पोटेंशियल रिस्क प्रोजेक्ट रिस्क आर आइडेंटिफाइड। प्रोजेक्ट रिस्क, जैसे हमने हमारे एक एग्जांपल में लिया था कि अगर एक कंपनी का प्रोजेक्ट 5 ईयर का कोई प्रोजेक्ट है तो वो फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर पोटेंशियल रिस्क क्या है। अल्टीमेट पर्पस ऑफ रिस्क आइडेंटिफिकेशन इज टू मिनिमाइज द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, हिकअप्स एंड द थ्रेट्स। तो आइडेंटिफिकेशन काम क्या है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन काम क्या है, मिनिमाइज करना व्हाट नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ हिकअप्स एंड थ्रेट्स एंड टू मैक्सिमाइज द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटीज। Awareness of potential project risk reduces the number of surprises during the project delivery and thus improves the chances of the project success. Now let's understand it. आपने देखा होगा ना स्मार्टफोन्स, अगर हम एक बात करें मोबाइल कंपनी से केसेस में, तो आपने देखा उनके लिए सबसे बड़ा रिस्क क्या है, टेक्नोलॉजी। जब मोबाइल यूज आप देखेंगे टेक्नोलॉजी जबरदस्त तरीके से नया टेक्नोलॉजी बराबर लगातार आता जा रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज होता जा रहा है, तो उनके लिए क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजी साथ वो अपडेट रहे और वो देखें कि उनका कॉम्पिटिटर किस तरह के नए फीचर्स वाले सेलफोन्स मार्केट में रिड्यूस कर रहे हैं, तो ये उनकी नॉलेज में होना चाहिए। ठीक है, अब यही अगर आपने समझ लिया स्टार्टिंग में, अगर आपने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया तो प्रोजेक्ट से जो पोटेंशियल रिस्क होते हैं वो कहीं ना कहीं आप मैनेज कर लेंगे। And the align the team, the meet the time, schedule, quality objectives of the project, and finally, purpose of the risk identification is to provide information for the next step of the risk management process. And then here comes the process. Process क्या कहता है? Starts by taking the inventory of potential project risks that affect the project delivery, and this step is crucial for efficient risk management throughout the project. ऐसा नहीं है कि एक बार ही किया आपने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, कब, एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, चलता रहेगा। न्यू बात समझ में आ रहा है, आपने एक प्रोडक्ट बना दिया, मार्केट में लॉन्च कर दिया, बोला आप जिंदगी में कभी पलट के उसको ठीक करने की जरूरत नहीं है, बिक जाएगा, जैसा होगा वैसे बिक जाएगा, नथिंग लाइक दैट। यू नो पीपल बिलीव इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड दे वांट टू एक्सपीरियंस समथिंग न्यू। तो लोगों को नया ट्राई करना है, नई चीजें चाहिए, उन्हें ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, तो वो जब होगा तो वो इसका मतलब आपका प्रोडक्ट एक बार बन गया वो सफिशिएंट नहीं है, आपको कंटिन्यूअस ऑब्जर्व करना होगा कि उसमें क्या क्या चेंजेस का जरूरत है। वो चेंज अगर नहीं किया तो वही बिजनेस के लिए रिस्क है। क्या हो रहा है, the output of the risk identification are used as an input of the risk analysis and they reduce the project manager uncertainty. Though the measured work on the risk identification is usually done in the beginning of the project. Beginning of the project, इसलिए बोल रहे हैं at the beginning of the project ही फाइंड आउट कर लिया जाता है आइडेंटिफिकेशन काम। आपको पता है कि आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया है, मान लीजिएगा आपको उसमें रिस्क क्या हो सकता है, बोला सर लिक्विडिटी का इशू रहता है, ये बात चेक करना पड़ेगा आपको, लिक्विडिटी का इशू कहता है आपको। आप कहने कहा कि मेरे बिजनेस के अंदर सर प्रॉब्लम है टेक्नोलॉजी, तो आपको अवेयर होना टेक्नोलॉजी साथ में। आप कहते हैं कि मेरे सर प्रोडक्ट में सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना, एक्चुअली जो हमारा प्रोडक्ट है मान लीजिएगा उसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या है ना सर, कि कस्टमर का टेस्ट पर सर बड़ा ही फ्रिक्वेंटली चेंज होता है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना है। आप फैशन इंडस्ट्रीज से हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना होगा। ठीक है, तो ये क्या है, रिस्क फैक्टर्स पहले आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अगर मान लीजिएगा आपकी इंडस्ट्री ऐसी है जो बेसिकली कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, और तो यहाँ को ये देखना पड़ेगा कि न्यू रेगुलेटरी रिफॉर्म्स क्या क्या हैं अवेलेबल और क्या क्या हो सकते हैं, वो सारे चैलेंजेस आपको भी देखने होंगे एट द बिगिनिंग। ये सारी एस्पेक्ट्स पहले ही आ जाती है, प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तब इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पता लगता है कि कहाँ का गड़बड़ है। जैसे मैं बार बार कहता हूँ, जो बच्चे टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट कर रहे हैं, आपको कितना समझ में आ रहा है वो तभी पता लगेगा जब आप टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट करेंगे। तो प्रिपरेशन कर लिया, अब टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट करोगे तो क्या फाइंड आउट होगा कि यहाँ पर गड़बड़ है या गड़बड़ नहीं है। रिस्क आइडेंटिफिकेशन क्या कह रहा है,
पहले आपने पढ़ लिया, तैयार कर लिया और आपने अपने लेवल पे देखा कि ये प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जब आपने एग्जाम अटेम्प्ट किया और आपने देखा कि अरे मुझे इस क्वेश्चन में भी एक बात भी समझनी बाकी थी और ये भी समझना है, तो वो क्या हो रहा है, बाकी आगे मेन एग्जाम में बैठने से पहले ही आपने रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया। क्या हो रहा है भाई, एग्जामिनेशन में हॉल में बैठे थोड़ा बेटा रिस्क आइडेंटिफाई करोगे, वहां तो आइडेंटिफाई हो चुका है, आ रहा है आपको। उसके वहां पे भी आपको बहुत ही कैलकुलेटिव रिस्क लेना होता है। Now, it is important to remember that risk identification is an iterative process. ध्यान सुनना, new risk can be identified throughout the project's life cycle, a result of internal and external changes to a project. Now, अब देखो यहाँ से एक और अच्छा क्वेश्चन बनता है, नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। An effective risk identification process should include the following steps. So what are the steps involved under effective risk identification process? First कहता है creating a systematic process. First of all, creating a systematic process. One more time, creating a systematic process. वापस creating a systematic process. क्या है इसका मतलब begin with the project objective and success factors. Systematic process. कहां से आपका प्रोजेक्ट समझेगा, आपका जो भी प्रोजेक्ट है, आपने जैसे एग्जांपल लिया पहला कि मैं एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा, तो आप ये देखेंगे लॉन्चिंग करने से, अब करने जा रहे हैं उससे पहले आपको उसको मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको पैसे, ये जरूरत है ही बेटा, EM और R, E stands for स्किल्स होनी चाहिए, एंटरप्रेन्योर स्किल्स होना चाहिए, M फॉर मनी होना चाहिए, एफिशिएंट, और फिर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कैसी है, तो यही तो इंपॉर्टेंट है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या हो रहा है। तो किसी भी प्रोजेक्ट को कैरी करने के लिए 3 फैक्टर तो चाहिए आपको, आपके एंटरप्रेन्योर स्किल्स हो, मनी आपके पास हो, और फिर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। अब इन्हीं सब चीजों को आप समझ रहे हैं कि आपके सिस्टमेटिक क्रिएटिंग या सिस्टमेटिक प्रोसेस का मतलब कि प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है एंड उसके लिए सक्सेस फैक्टर्स क्या क्या होंगे, ठीक है। आप कैसे अपने आप को डिफरेंशिएट करते हैं अपने प्रोडक्ट को, वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? देखो, तो पहला है क्या कह रहे हैं, क्रिएटिंग ए सिस्टमेटिक प्रोसेस। सेकंड है गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, कहता है रिलायबल एंड हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन एसेंशियल फॉर इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट। देखिए, अब मान लीजिएगा कि और एग्जांपल समझते हैं, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, वो एक्चुअली कस्टमर की नीड है भी नहीं। आप बाबा आदम के जमाने का प्रोडक्ट बना रहे हैं और वो कस्टमर की नीड ही नहीं है, वो आज आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, तो वो प्रोडक्ट बनाने का फायदा नहीं है। कभी भी याद रखना, एंटरप्रेन्योर्स सही तरीके से देखा जाए, वो प्रोडक्ट थोड़ा लॉन्च करेगा जो उसका मन में आ रहा है, यार ये मेरे मन में है प्रोडक्ट, ऐसा मैं बनाऊं। आपको समझना होगा, आपको मार्केट स्टडी करना होगा कि कस्टमर्स क्या चाहते हैं, लोग क्या चाहते हैं, ठीक है। हर किसी इंसान को आप सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हैं, बट आपको समझना होगा कि मेजॉरिटी जो है वो क्या एक्सपेक्ट करती है। जिस तरह का प्रोडक्ट बना रहे हो, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में प्रोडक्ट्स हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना है। तो एक आपके पास में एक्यूरेट डेटा होना जरूरी है, एटलीस्ट रिलायबल डेटा होना जरूरी है। और डेटा जो है यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन बोल रहे हैं, तो क्या कर रहा है, गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं, मीडिया के थ्रू ले सकते हो, जर्नल के थ्रू ले सकते हो, कुछ पुरानी केस स्टडीज आप पढ़ सकते हो, मार्केट रिसर्च कर सकते हो, एक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर्स के साथ इंटरव्यू कर सकते हो, ठीक है। और क्या कर सकते हो, सैंपलिंग कर सकते हो। पकड़ में आ रहा है? ये सारे तरीके क्या है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के। देन अप्लाइंग रिस्क आइडेंटिफिकेशन टूल एंड टेक्निक्स। चॉइस ऑफ द बेस्ट सुटेबल टेक्निक्स विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ रिस्क एंड एक्टिविटीज एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशनल मैच्योरिटी। अब क्या रहा है, जैसे मैंने भी एग्जांपल लिया था कि आपने रिस्क फाइंड आउट तो कर लिया, आपको पता लग गया कि रिस्क मेरे लिए क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है आपको कि आपका जो रॉ मटेरियल है वो फायर सेफ्टी से हमें बचा कर रखना होगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा भी इश्यूज है कि वहां पर सर कहीं ना यू नो व्हाट अक्सर ये प्रॉब्लम रहती है कि यू नो व्हाट फायर से रिलेटेड, तो आपने उसकी प्रोटेक्शन के लिए इंश्योरेंस ले रखा है, ठीक है। और भी हो सकता है आपने ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, आपने डिपार्टमेंट वाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है किसी को, ठीक है, उसकी पावर है। पावर में फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया था लास्ट में भी आपको कि 10 लाख तक के प्रपोजल्स को वो अप्रूव कर सकता है। तो ये देखना जरूरी है कि भैया उसको टाइम टाइम, अब हम ये भी देखें कि वो प्रॉपर्ली वो अपनी एक्सेस पावर एक्सेस करना नहीं कर रहा है। तो टूल क्या आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, एंड अप्लाइंग रिस्क आइडेंटिफिकेशन टूल्स एंड टेक्निक्स। नेक्स्ट आएगा डॉक्यूमेंटिंग द रिस्क। फिर क्या करना चाहिए, रिकॉर्ड करना होगा रिजल्ट ऑफ सच रिस्क। Identify the risk should be documented in the risk register and the risk breakdown structure along with its causes and consequences. Then we need to understand what कि ऐसा risk arise हुआ तो क्यों हुआ और किस रीजन से हुआ।
कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज, दोनों बातें हैं। कॉजेज रिस्क, ऐसा होने का रीजन, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी ना अपना एम्प्लॉय को, मान लीजिएगा पर्टिकुलर एम्प्लॉय को एक्सेसिव पावर दे दिया कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने का या किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव करने का। लेट्स से एग्जांपल मैंने अभी बोला 10 लाख तक का परचेस करने का पावर हमने मान लीजिएगा अकाउंट्स डिपार्टमेंट को दे दिया। अच्छा, अब इसको ना हम क्या करते हैं, एवरी 6 मंथ्स चेक करते हैं जो पावर से प्रॉपर्ली एक्सेस किया नहीं किया। इवन हम लोग इन्वेंट्री का फिजिकल भी करवाते हैं, काउंटिंग होती है ना ऑडिट करने के लिए, वो 6-6 महीने बाद कराते हैं। अब ये क्या है, एक कहीं ना कहीं हमारे लिए कॉजेस पता लगा कि हमने इतना बड़ा गैप रखा तो इसमें एम्प्लॉय ने उसका मिसयूज किया पैसे का, क्या हो रहा है। तो ये जो रिस्क अराइज हुआ इसे डॉक्यूमेंटेड करना होगा और हमें इसे रजिस्टर में मेंटेन करना है, किसमें, रजिस्टर के अंदर, एंड कैसे लिखना होगा इसके कॉजेस को, क्यों हुए थे और उससे क्या नुकसान हुआ, कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंटिंग द रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस टू इंप्रूव द ईज ऑफ रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। The approach, participation and scope of process should be recorded. And last one is assessing the process effectiveness. Process apply कर दिया, then you should understand कि effectively apply हो रहा है भी नहीं हो रहा है, तो उसको क्या होगा ना, टाइम आपको मॉनिटरिंग भी करना जरूरी है। To improve it for future use, the effectiveness of the chosen process should be critically assessed and after the project is completed. जैसे यूजुअली क्या होता है, आप देखो एक एग्जांपल से बताते हैं, ये एग्जांपल बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। रॉ मटेरियल परचेज किए हैं, अब रॉ मटेरियल के प्राइसेस मान लीजिएगा 10 रुपीज पर यूनिट है। मार्केट में फ्लक्चुएशंस की वजह से, मार्केट अप एंड डाउन होता रहता है, कभी किसी चीज की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है तो प्राइसेस 8 रुपीज भी हो जाते हैं, और कभी बहुत रेयर है तो वही प्राइसेस पर यूनिट 15, 16, 17, 18 ऐसे हो जाता है। तो क्या कंपनी अपना फिनिश प्रोडक्ट जब तैयार करेगी तो उसमें एमआरपी के ऊपर नीचे करता लिखता रहेगा, नहीं ना। तो ऐसे में 10 रुपीज के प्रोडक्ट पे ही लेवल मेंटेन रहे, जनरली कंपनीज क्या करती है, डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाती है और इसे क्या कर लेती है, आपको याद होगा, कॉल या पुट ऑप्शन के थ्रू मैनेज कर लेती है 10 रुपीज को। जैसे अगर प्राइसेस अगर गिर जाते हैं तो वो यहां पर अपने कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग कॉल या पुट ऑप्शन उस पर्टिकुलर कमोडिटी के अंदर करती है। अगर वो कमोडिटी अवेलेबल भी नहीं है तो डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इस प्राइसेस को मेंटेन रखता है। आई होप ये डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट पता हुआ है अच्छे से, नहीं पता है तो अलग से पूछेगा, जरूर बताएंगे। यहां बताने बैठा तो हमारा टॉपिक रिस्क आइडेंटिफिकेशन से सिर्फ डेरिवेटिव्स आ जाएगा। ऑलराइट, एनीवेज आई होप ये पॉइंट्स क्लियर होंगे, क्योंकि ये पॉइंट ज्यादा देखिए एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, तो थोड़ा अवेयर रह के देखिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, बोलो मेरे साथ में, अभी क्या भी याद करेंगे, क्रिएटिंग अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, बोलिएगा क्रिएटिंग अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। फर्स्ट क्या करेंगे, सिस्टमैटिक प्रोसेस होना जरूरी है, वापस क्रिएटिंग अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिएगा, तो गैदर रिलायबल इंफॉर्मेशन, वापस बोलो गैदर रिलायबल इंफॉर्मेशन। सेकंड, अप्लाई द रिस्क आइडेंटिफिकेशन टूल एंड टेक्निक्स, अप्लाई रिस्क आइडेंटिफिकेशन टूल एंड टेक्निक्स। पहला क्या किया, पहला क्या किया हमने, सबसे पहले काम क्या कर रहे हैं हम लोग, क्रिएटिंग अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, क्रिएटिंग अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। देन प्रोसेस अगर पता लग गया तो फिर रिलायबल इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। सो गैदर इंफॉर्मेशन, ये रिलायबल इंफॉर्मेशन, जब रिलायबल इंफॉर्मेशन हो गया देन अप्लाई कीजिएगा टूल्स एंड टेक्निक्स, ठीक है। एंड देन जब आपको टूल एंड टेक्निक्स आपने अप्लाई कर दिया तो उसके बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंट करना होगा रिस्क को, रिस्क रजिस्टर्ड, ठीक है, ताकि आप कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस को नोट करें। फिर क्या होगा, आप डॉक्यूमेंट कीजिएगा रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। क्या, रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, जैसे मैंने एग्जांपल में लिया था, आपने देखा कि अपने आप को अपने कमोडिटी के प्राइसेस जो कि मैंने बोला रॉ मटेरियल के ऊपर नीचे होते हैं, तो आपने डेरिवेटिव्स लिया और वो इफेक्टिवली वर्क भी किया आपके लिए। तो क्या किया आपने, आइडेंटिफाई किया रिस्क प्रोसेस एंड देन टू असरटेन व्हाट द इफेक्टिवनेस ऑफ रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। क्या हो रहा है, ये आपके लिए रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस हुआ। अब देखो ध्यान से एक और बात, एक क्वेश्चन यहां पे भी बनता है, 7 आइडेंटिफिकेशन एसेंशियल्स, कहता है क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको यहां आपके रिस्क आइडेंटिफिकेशन के लिए बेहद ही जरूरी हैं। एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, ठीक है, आप थोड़ा नोट जरूर कीजिएगा इसको। आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस इज द ब्रेनस्टॉर्मिंग, it is not an exact science and should involve what, continuous implementation of a new phases, experiences, viewpoints are introduced.
Being vital to the management process, there are some essential to risk identification that guarantees the maximum results. इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अभी हमने प्रोसेस डिस्कस किया, अब ये क्या है, वो एसेंशियल्स हैं जो आपके रिस्क आइडेंटिफिकेशन के अंदर आपको बहुत हेल्पफुल होंगे, जैसे टीम पार्टिसिपेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिएगा जब टीम प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड होकर वर्क करती है किसी ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये बहुत ईजी हो जाता है। तो क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर और कंपनी के जो स्टाफ या एम्प्लॉयज हैं उनमें एक प्रॉपर इंटरेक्शन होना जरूरी है। तो जब उनमें प्रॉपर इंटरेक्शन होता है, याद रखिएगा, तभी क्लैरिटी आती है प्रॉपर कम्युनिकेशन के थ्रू। तो सबसे पहला क्या होगा, टीम participation, face-to-face interaction between the project manager and the team, which promises better and more comprehensive communication. Team must feel comfortable to find and share hidden and elusive risk, क्योंकि टीम को भी तो अपने लेवल पे पता है ना कि उनको कि क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है। बात पकड़ में आ रहा है? इसके अलावा क्या देखेंगे, पहला टीम पार्टिसिपेशन जरूरी है, फिर रिपीटेशन, keeping identified current risk and updated means system is focused on mitigating the most prevalent issues। जैसे मान लीजिएगा इंटरनेशनल लेवल पर देखा था ना, जब दो कंट्री के बीच वॉर हो जाता है, यूजुअली देखा जाता है, तो प्राइसेस इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा, ऑफ कोर्स इकोनॉमी पे बहुत इंपैक्ट पड़ता है, कमोडिटी के प्राइसेस हिल जाती हैं। आपने देखा था ना, कई बार ऐसा हुआ है कि स्पेशली आप इसका अंदाजा कहां से लगा सकते हैं, इसका अंदाजा लगा सकते हैं आप स्टॉक मार्केट से। तो क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, रिपीटेशन। और रिपीटेशन में क्या होगा, रिपीटेशन के अंदर कीपिंग द आइडेंटिफाइड, इसलिए आपको जरूरी है आप अपडेटेड रहें, अवेयर रहें विद द करंट अपडेट्स, ठीक है। फिर कहता है अप्रोचेस में क्या कह रहा है, रिक्वायर डिस्टिंक्ट अप्रोचेस टू बैट कॉम्बैक्ट आइडेंटिफिकेशन फेलियर। वन मेथड इज टू आइडेंटिफाई ऑल रूट कॉजेस अनडिजायरेबल इवेंट्स, मैप देयर पोटेंशियल इंपैक्ट्स। देखो, वन मेथड इज टू आइडेंटिफाई ऑल रूट कॉजेस, ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली अगर प्रोजेक्ट फेल हुआ या हो रहा है या हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हम आइडेंटिफिकेशन में जा रहे हैं ना, तो हो सकता है इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं, तो कॉजेस फाइंड आउट करने पड़ेंगे। टेक्नोलॉजी क्या इसको इंपैक्ट कर रही है, क्रेडिट फैसिलिटीज इंपैक्ट कर रही है, क्या कस्टमर बेस इंपैक्ट कर रहा है, क्या ऐसा है कि पॉलिटिकल चेंजेस, मतलब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चेंज हो गया वो इंपैक्ट कर रहा है, क्या ऐसा है कोई क्लैमिटी नेचर इसको डिस्टर्ब कर रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, क्या क्या फैक्टर्स हैं वो सब देखने पड़ेंगे। तो ऑल रूट कॉजेस, अप्रोचेस एंड अनडिजायरेबल इवेंट्स, मैप देयर पोटेंशियल इंपैक्ट। तो पहला काम ये कहता है, अनदर इज आइडेंटिफाई द एसेंशियल फंक्शंस द प्रोजेक्ट मस्ट एनैक्ट। अब क्या क्या चीजें उस, याद देखिएगा यहाँ पे वर्ड यूज है, आइडेंटिफाई द एसेंशियल फंक्शंस द प्रोजेक्ट मस्ट एनैक्ट मतलब उस प्रोजेक्ट के अंदर वो खास बातें होनी क्या क्या जरूरी हैं जिसके जो उसकी सक्सेस को पूरा करेगा। जैसे कंपनी का हमने डिस्कस किया था, 5 साल के अंदर अपना मार्केट शेयर 20 से 40 लेके जाना है, तो वो एसेंशियल एस्पेक्ट्स हमें कवर करनी होंगी। एंड देन फाइंड आउट द पॉसिबल इश्यूज विच ईच फंक्शन आर गोल। जैसे हमारा तरीका क्या आ गया, 5 साल के हमें पहुंचना है, अब 5 साल के अंदर हमें 20% से 40% मार्केट शेयर करना है, तो उसके लिए हमें देखना होगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कवर करनी होगी। ये नहीं कि आपने सोचा और हो गया, आपने सोचा कि मुझे रैंक होल्डर बनना है, तो मेहनत करना होगा, आपको तैयार करना होगा कि आपको अपने किस तरह से उसको स्टडीज करनी है, किससे रिवीजन लेना है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके देखेंगे, कैसे अपनी क्वेरीज को देखेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस करना है, प्रॉपर ड्राफ्टिंग करके देखना है, हो रही नहीं हो रही है, 3 आवर्स के अंदर वो पेपर कंप्लीट कर पाते नहीं कर पाते, सारे फैक्टर्स आप देख रहे हैं, पकड़ में आ रहा है। Both methods are well, but later may be easier due to the identified scope। क्योंकि अब दूसरे में दिक्कत नहीं होता, क्यों? क्योंकि आपने फर्स्ट में तो आपने आइडेंटिफाई किया, दूसरे में कॉजेज वगैरह फाइंड आउट हो गए, अब दूसरे क्या वाले में क्या है, आपको अप्लाई करके देखना है ताकि वो एसेंशियल आपको फंक्शंस कंफर्म हो जाए उसके अकॉर्डिंग। Now next is documentation. Consistent and exhaustive documentation leads to a comprehensive and reliable solution for a specific project, future risk management team analysis। जो भी आपने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, फाद मुझसे कीजिएगा, रिकॉर्ड कीजिएगा। रिकॉर्ड का मतलब है रिस्क रजिस्टर रिकॉर्ड कीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग वो बेनिफिट क्यों रहेगा कि उसके बाद आप एनालिसिस कर पाएंगे। इसे बोलो डॉक्यूमेंटेशन। रूट एंड सिम्पटम्स कहता है टू फाइंड आउट द रूट कॉजेस ऑफ अ रिस्क इंस्टेड ऑफ मिस्टेकिंग देम विद द सिम्पटम्स। ये इंपॉर्टेंट है। रूट कॉजेस क्या है? रूट कॉजेस का मतलब ये हुआ तो हुआ क्यों, ऐसा मिस हैपनिंग हुआ। फॉर एग्जांपल एक बैंकिंग कंपनी को आरबीआई ने, जैसे यस बैंक के केस में आरबीआई ने
क्या किया था, उसका मैनेजमेंट कंट्रोल में ले लिया था आरबीआई ने। क्यों लिया, ये क्यों ऐसा आया, क्योंकि जब क्राइसिस हुआ एक्सेसिव उन्होंने क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर दिया और बैंक के उसे चैलेंजेस फेस करने पड़ गए। एक तरह से देखा जाए तो मिस मैनेजमेंट का ही अगर हम कौन सा बोलेंगे वहां पर, तो ये बात पकड़ में आ गया ना कि दिक्कत हुआ। जब ये फाइंड आउट कर लेंगे मतलब रूट क्या था कि ऐसा क्यों एज बैंक के साथ, तो हम देखेंगे कि एक्सेसिव लैंडिंग्स कर दी गई, बात पकड़ में आ रहा है। पर जो लिक्विडिटी मेंटेन करना था वो उसने मेंटेन नहीं किया। किसी भी कंपनी के लिए अगर उसने देखा कि मान लीजिएगा उसने आउटडेटेड टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारा पैसा लगा दिया था, उसकी वजह से ये चैलेंजेस उसको फेस करने पड़ रहे हैं। कहता है सिम्टम कैन बी कंफ्यूज विद द रूट कॉजेस, सो मेकिंग इट क्लियर critical to discover the origin of the risk, denote what are their symptoms. And second is project definition rating status index. इससे क्या लगता है, आपको पता लग पाता है कि आप किस रिस्क को याद रखेगा, कौन सा रिस्क आपके लिए हायर है। जैसे एक बिजनेस के अंदर मान लीजिएगा यूजुअली वो कंपनी क्या करती है, सिर्फ अभी देखेंगे ना जो कंपनीज मान लीजिए बिल्डर्स हैं, बिल्डर्स के लिए एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट का जरूरत पड़ता है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट मतलब कि ठीक है, उन्हें वन टाइम का मतलब ध्यान समझना, यहाँ पर उनको कंसिस्टेंटली एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल का जरूरत नहीं होता। मान लीजिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन किया, उसका प्रोजेक्ट का कॉस्ट उन्होंने रखा मान लीजिएगा 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स करी। अब एकदम 100 करोड़ तो नहीं लगाएगा, धीरे धीरे पैसे इन्वेस्ट करेगा। अब उनका प्रोजेक्ट रेडी है, अब यहां पर एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल का रिकॉर्ड नहीं पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ दैट अगर कोई कंपनी ऐसी है जो कि ट्रेडिंग बिजनेस करती है, उसको वर्किंग कैपिटल का जरूरत भी पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग में उसको वर्किंग कैपिटल का जरूरत पड़ेगा। तो ये देखना है कि उसके लिए रिस्क हमारे कौन सा, किसके लिए रिस्क अलग होगा, तो उसका अकॉर्डिंग उसको इंडेक्स किया जाएगा। रिस्क असेसमेंट टूल दैट हेल्प्स डेवलप मिटिगेशन प्रोग्राम फॉर हायर रिस्क एरियाज। इट फैसिलिटेट्स टीम रिस्क एंड असेसमेंट विद इन द डिफाइंड प्रोजेक्ट स्कोप, बजट एंड डेडलाइंस, and also provides further details of individual risks, their magnitudes and the represented by a score, कि कौन सा रिस्क कितना हायर आपके लिए। क्लियर हो रहा है ये बात। एंड इवेंट्री का मतलब अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर मान लीजिएगा एक एग्जांपल समझते हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि नोकिया कंपनी का फेल होने का रीजन क्या था, तो अगर यहां से हम देखेंगे कि हम बोलेंगे सर ऑब्सोलेंस एक बड़ा प्रॉब्लम था उसका। ऑब्सोलेंस क्यों था, क्योंकि वो क्या कर रही थी, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी के पीछे पड़ी थी। या तो ये हो सकता है, एग्जांपल देके बता रहे हैं, या हो सकता है उसके पास में क्रेडिट का इशू था, उसको क्रेडिट नहीं मिल रहा था, या लैक ऑफ एक्सपर्ट एम्प्लॉयज स्टाफ, और भी कई सारे रीजन हो सकते हैं। तो जब हम इवेंट ट्री की बात कर रहे होते हैं तो इवेंट ट्री के अंदर हम लोग क्या समझते हैं, यहाँ पर हमको ये फाइंड आउट करना होता है कि कौन कौन से इवेंट्स हो सकते हैं। देखिएगा ध्यान समझते हैं। Commonly used in reliability studies and probability risk assessment, event trees याद रखिएगा represents an event followed by all factors and faults related to it. The top of the tree is the event and it is supported by the conditions that may lead to that event, helping with the likelihood visibility. So ultimately क्या करेगा, हेल्प आपको किसमें करेगा, event tree जो complete causes हुए हैं। ठीक है, अगर मैंने कभी कहा नोकिया कंपनी के फेल होने के अगर आपको इवेंट्री बनाया तो आप क्या बोलेंगे, बिजनेस फेल होने के रीजन क्या क्या रहे, सारे कॉजेस। तो इवेंट्री आपको इस चीज में हेल्प करता है। ऑलराइट, कोई डाउट? हाँ बेटा बिल्कुल, ये भी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम के लिए भी अच्छा है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोनों ही क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। यहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस पूछ सकता है। पहले इस क्वेश्चन को देखा नहीं गया, कंसिडर नहीं किया गया, इसमें प्रोबेबिलिटी रखता है। सो इसे ध्यान से याद रखिएगा, और कोई कंफ्यूजन है तो याद रखिएगा, क्वेरी कर लीजिएगा। हाँ बिल्कुल, एसेंशियल्स है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट ले लीजिएगा।